नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे गोल्ड शीट एंड अप्रेजल, क्योंकि ये मौसम अप्रेजल का है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सभी गोल्ड शीट जो आपको टारगेट या ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं उनके अप्रेजल होते हैं। आपके बॉसेस बैठ के अप्रेज करते हैं, देखते हैं आपने क्या अचीव किया या कहाँ कोई चीज़ें छूट गई हैं और किस हिसाब से आपको रैंक किया जाए और किस हिसाब से आपकी इंक्रीमेंट सेट हो या प्रमोशन होनी है। तो ये चीज़ें सब जो है गोल्ड शीट और अप्रेजल पे डिपेंड करती हैं। हालांकि गोल्ड शीट और अप्रेजल सिस्टम जो है ये सब कंपनीज का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन ब्रॉडली अगर आप माने तो इनको 4 भागों में बांटा जाता है। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, यानी कि टारगेट्स क्या हैं, इंटरनल टारगेट्स क्या हैं, कस्टमर क्या है आपका, उसके लिए आपने कुछ टारगेट बनाए हैं अपने या नहीं बनाए, आपकी अपनी लर्निंग कितनी है, आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप कैसे स्किल्स या नॉलेज डिपार्ट करते हैं अपने क्लीग्स को। तो एक बड़ी बैलेंस अप्रोच है ये, जो ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलाने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को वेटेज दी जाती है, उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग होती है। तो ये सिस्टम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कई बार, या मैंने खुद जब इवेल्युएट किया है लोगों को इंक्रीमेंट देने के लिए, तो मोस्टली लोग फाइनेंशियल पे फोकस करते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है नो डाउट। लेकिन उनके टेरिटरीज में या उनकी जियोग्राफीज में इंटरनल प्रोसेसेस ठीक नहीं होती, या कस्टमर का बहुत ज्यादा कंप्लेंट होता है, या उनका खुद के लर्निंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो सोचते हैं अगर मैंने फाइनेंशियल टारगेट्स अचीव कर लिए तो मेरा काम हो गया, जबकि ये गलत है। आपको एक कंप्लीट मैनेजर बनने के लिए इन चारों प्रोसेसेस को, इन चारों ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना, उनमें अचीवमेंट दिखाना बहुत जरूरी है। तभी आप एक कंप्लीट परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं वो दे पाएंगे। अदरवाइज ओनली फाइनेंशियल गोल्स को अचीवमेंट कहना, मैं समझता हूँ वो कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को लंबा चलना है तो ये चारों ऑब्जेक्टिव जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कस्टमर्स आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल प्रोसेसेस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनल प्रोसेसेस आपकी वीक हुई तो नेचुरली बात है कस्टमर कंप्लेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। और अगर आपकी लर्निंग नहीं हुई, आप लर्न करने में विश्वास ही नहीं रखते हैं, तो नई चीज़ों को आप सीख नहीं पा रहे, अपडेट नहीं हो पा रहे, राइट। तो वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है और कहीं ना कहीं वो बाध्य रहता है कि आपकी प्रमोशन रुक जाती है या आपका इंक्रीमेंट कम लगता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपके बाकी जो गोल्स दिए गए हैं उनको अचीव करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक झलक आपको देता हूँ। इसमें क्राइटेरिया उसी हिसाब से सेट किया जाता है कि रेटिंग दी जाती है। रेटिंग डिपेंड्स अपॉन कि क्या टारगेट मोर देन 100%, 95 to 100%। तो ये हर एक कंपनी अपने अपने हिसाब से तय करती है। ये एग्जाम्पल है जो मैंने दिया है, और उसी के हिसाब से आपका एक इंक्रीमेंट जो है हम लोग एक सेट करते हैं कि कितना इंक्रीमेंट कैसे दिया जा सकता है, या कितना दिया जा सकता है जो 100% के ऊपर करता है, 95% के ऊपर करता है। गोल्स जनरली डिवाइड होते हैं। जनरली क्या जो हमने सीखा है वहां पे फाइनेंशियल, इंटरनल प्रोसेसेस, कस्टमर, लर्निंग्स, इसका मैं एग्जांपल दूंगा जो भी मेरे पास अवेलेबल है कि फाइनेंशियल में कौन से गोल आते हैं, इंटरनल में कौन से हैं, कस्टमर में कौन से, लर्निंग में कौन से। वेटेज इज गिवन टू ईच ऑब्जेक्टिव, हर एक वेटेज दी जाती है, कितना परसेंट इंपॉर्टेंट है। अब गोल शीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे काम करते हैं, तो सभी काम कई बार इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो ऑर्गेनाइजेशंस एक ही डायरेक्शन में काम करें सभी लोग, इसलिए गोल शीट बांधे रखती है उनको, राइट। गोल शीट ये भी नहीं कहती है कि आपको गोल शीट में बंध के रह जाना है, गोल शीट से बाहर कोई काम नहीं करना है। लेकिन एक ये गाइडेंस होती है जो आपको ये बताती है कि भाई इस साल आपने इन डायरेक्शंस में काम करना है, ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं जो आपकी टेरिटरी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ वर्किंग। हर डिपार्टमेंट, ईच एम्प्लॉय का अपना एक गोल शीट रहता है जो उसके स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से और इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको वो वेटेज देता है और मार्किंग करता है। तो ये एक मोटा जनरल एक रूल है, क्राइटेरिया है जिसके हिसाब पे आपको इवेल्युएट किया जाता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, शायद आपको थोड़ा और इजी
इसको करते हैं हम लोग। घर में सबने या तो सब जो भी देख रहे हैं या तो खुद अपनी मैरिज देखी होगी या अपने सिस्टर की मैरिज देखी होगी। घर में मैरिज जब होती है तो मैरिज एक मान लेते हैं कि एक जो फैमिली को एक ऑर्गेनाइजेशन मान के चलते हैं, राइट। और मान लेते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो फादर है और उसका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं होते यहाँ पे, हालांकि होते भी हैं कई ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उनका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि डॉटर की मैरिज करनी है। अब ठीक है, ये तो हो गया उनका ऑब्जेक्टिव। अब इंटरनल प्रोसेसेस क्या बिठाएंगे। इंटरनल प्रोसेसेस में क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। शादी के लिए अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस का है तो अपना पैसा लगाएंगे, अपने ब्रदर से बात करेंगे, बैंक से बात करेंगे। फिर क्या है, बाइंग क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, राइट। तो इसका टारगेट किसका पास जाएगा, घर में कौन है, मदर है, आंट है, उनके पास ये टारगेट चला जाएगा कि भैया आपकी ड्यूटी है। तो गोल शीट में जैसे हम ड्यूटी बांधते हैं सब डिपार्टमेंट्स की, सब लड़कों की, एसओ की, एएसएम की, सबके पास अपनी अपनी जियोग्राफी के हिसाब से ड्यूटी, वैसे यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ बैंक्वेट हॉल, बड़ा भाई ये अरेंजमेंट करेगा, छोटा भाई कैटरर, फोटोग्राफर, फ्लावर्स, राइट। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है, डॉटर की मैरिज। लेकिन उसकी छोटी छोटी प्रोसेसेस जो है उसकी डिटेलिंग करके सबको बांटी गई है ताकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो, राइट। कस्टमर कौन है यहाँ, कस्टमर कौन है, दूल्हा है, बाराती है, उसकी फैमिली है। अब हमारा कस्टमर जो है वो खुशी से वापस जाना चाहिए, शादी में आए और खुशी से वापस जाए, यही ऑब्जेक्टिव रहता है हर एक मैरिज का। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ भी कस्टमर जो है, आ, हमारी कंपनी का जो कस्टमर है उसको भी हमको, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इन सबको हमारे को इस ढंग से ट्रीट करना है ताकि ये कॉन्टिन्यूसली हमारे से जुड़े रहे, सस्टेनेबल ग्रोथ रहे हमारी। एंड कंज्यूमर है, उसको कंप्लेंट जो अगर आ रही हैं तो उसकी कैसे हैंडल कर रहे हैं, राइट। फिर लर्निंग। अब लर्निंग में ये है कि देखिए लर्निंग में क्या है कि इस दौरान क्या है, एल्डर जो है वो यंगेस्ट जनरेशन को ट्रेन करते हैं, देखिए ये चीज यहाँ से खरीदो, ये चीज यहाँ से खरीदो, राइट। रिव्यू मीटिंग्स भी होती हैं इनकी। अब शादी की तैयारी तो 6 महीने पहले शुरू हो जाती है, तो उसके बीच बीच में आपस में मिलते हैं लोग, हाँ क्या क्या खरीदारी हो गई, कैसे हो गया, कौन क्या काम कर रहा है, राइट। सजेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस होल्डर्स, हम लोग सजेशन भी लेते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी शादियां कर रखी हैं या जिन्होंने अपनी बेटियां ब्याही हुई हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं कि आपने गोल्ड कहाँ से लिया, क्लॉथ कहाँ से लिया। तो कई चीजें अगर आप देखोगे ना तो घर में से ही निकल आती हैं। घर के बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे हम ऑलरेडी ये चीजें करते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं, राइट। और हर एक आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरा उतरता है। और यहाँ पे अप्रेजल कौन करते हैं, अब जब शादी हो गई, सब हो गया, ब्याह हो गया, तो एक रिव्यू हो गया, एक बैठ गए घर में भी क्या क्या चीजें अच्छी हुई, क्या क्या चीजें बुरी हुई, राइट। तो फादर साहब जो हैं वो सब लोगों से अपना बात करते हैं कि किस किसने बखूबी काम किया, और दे एंजॉय दैट। और ऐसे ही यहाँ पे जब हम हमारा साल खत्म हो जाता है फाइनेंशियल ईयर, तो फिर आप सब बॉसेस बैठते हैं अपने गोल शीट लेके। तो एक एग्जांपल एक छोटा मैंने लिया था कि कैसे, मतलब क्या है गोल शीट का, हर एक आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, उसकी जो टास्क दी गई है, उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करे। तो आइए देखते हैं पहले फाइनेंशियल टास्क क्या है। अब फाइनेंशियल टास्क क्या होता है, इसमें क्या है कि डिस्क्रिप्शन दी जाती है यहाँ पे कि आप कौन से ब्रांड से कितने टारगेट करेंगे, 25 लैक्स करेंगे, ब्रांड 2 से 25 लैक्स करेंगे, ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, रुपीज इन लैख। उसको वेटेज देंगे हम लोग, कितनी कितनी वेटेज देनी है, वेटेज आपकी रेटिंग से मल्टीप्लाई होगी तो फाइनल रेटिंग बनेगी, फिर आपकी फाइनल रेटिंग आपने कितना कमाया, राइट। तो उसी हिसाब से आपकी रेटिंग बनती है कि 5 रेटिंग, फुल रेटिंग 5 है, 5 इज एक्सीलेंट, लेकिन आप 4 पे हैं, यहाँ पे आप 5 पे हैं, यहाँ पे 4 पे हैं, यहाँ पे 2 पे हैं। वो बाद में आप सब्जेक्टिवली जब बॉसेस के साथ बैठते तो बता सकते हैं कि जी मैं ब्रांड 4 में क्यों नहीं कर पाया, मेरा दो दो क्यों नंबर आए, या 2 रैंकिंग क्यों हुई है, रेटिंग क्यों हुई है। तो ये चीजें डिस्कस होती हैं अपने बॉसेस के साथ। तो यही, अब ये फाइनेंशियल में आ गया। तो फाइनेंशियल में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने क्या वॉल्यूम करके लाना है, हमने कितने रुपये वैल्यू की सेल जो है, सेल्स वैल्यू, वॉल्यूम्स, इवन मार्केट शेयर भी होते हैं, लेकिन मार्केट शेयर थोड़ा टॉप मैनेजमेंट को या मिड मैनेजमेंट में होते हैं, फ्रंट एंड पे तो मार्केट शेयर नहीं होते, क्योंकि मार्केट शेयर इज गवर्न्ड बाय समटाइम्स सेल्स आल्सो। तो ये चीजें आती हैं इसमें। दूसरा इंटरनल प्रोसेसेस, इंटरनल प्रोसेसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए परसेंटेज ऑफ पेमेंट रिसीव्ड विद इन, अब किसी कंपनी का पैसा 60 डेज में आ रहा है, 90 डेज में आ रहा है, स्टॉक एक्सपायर हो रहा है, तो जीरो, हमने क्या टारगेट लिया,
कि हमारा एक्सपायर नहीं होना चाहिए, 0% एक्सपायर होना चाहिए। डीएमएस इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर उस पर काम नहीं करते, डीएमएस पे रिपोर्ट्स ठीक नहीं भेजते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे को प्रोसेस ही सुधारनी पड़ेगी। 100% ये जो है हमें करना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर बिल्ड एवरी मंथ, ये हमें एक ऑब्जेक्टिव लेना पड़ेगा, कितने परसेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटर हमारे वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मिनिमम अपॉइंटमेंट ऑफ, नए अपॉइंट कर रहे हैं हम कि पुराने। सो इस ढंग से एक एग्जाम्पल है, ऐसे नहीं कि ये 5 ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली टोटल वेटेज तो 100 ही देनी होती है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। फाइनेंशियल गोल्स तभी आप अचीव कर पाएंगे जब इंटरनल प्रोसेसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक जो ब्रिज है उसके ऊपर से जब कोई व्हीकल पास होता है तो व्हीकल तभी पास हो पाएगा अगर ब्रिज मजबूत है। तो ये ब्रिज का काम करता है, इंटरनल प्रोसेसेस जो आपकी है, राइट। कस्टमर देखिए आप, अब कस्टमर जो है आपका, इसका कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाता है, रिटेलर भी आ जाता है, एंड कंज्यूमर भी आ जाता है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है कि मार्केट क्लेम सेटलमेंट। अब जिस कस्टमर की मैंने पहले वीडियोस में भी लिखा है, ये बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट का इश्यूज होता है, एक्सपायरी स्टॉक, मार्केट क्लेम्स, है ना। अगर आप ये टारगेट आपका 30 दिन का है मान लीजिए, अब 30 दिन में नहीं करते, किसी का पैसा घूम के वापस आ जाता है, वर्किंग कैपिटल जो है उसका अगर क्लेम में ही फंसा पड़ा है, तो फिर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो ये है कस्टमर कंप्लेंट्स क्लोजर। कस्टमर कंप्लेंट क्या आती है, हम सोए रहते हैं, हम हफ्ते के बाद जाते हैं, कस्टमर चिल्ला रहा है कि आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो ये चीजें हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो उसके टारगेट लिए जाते हैं। कस्टमर विजिट, कस्टमर के साथ विजिट करना, उनकी सुनना, ये पता लगाना कि आज का कस्टमर कितना एजुकेट हो गया है, वो कैसे नया इनोवेशन ढूंढ रहा है कुछ, या कंपटीशन के साथ कैसे आपके प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ता है, चाहे वे आवर्स इन वीक लगाइए, ये आवर्स है सब, कितने घंटे आप लगाएंगे, राइट। तो कस्टमर के साथ टाइम बिताना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के साथ तो आप जनरली तकरीबन काफी टाइम बिता सकते हैं, लेकिन कस्टमर जो एंड कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करता है आपके प्रोडक्ट को, उसके साथ बिताना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपनीज डिसाइड करती है, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कैसे कैसे हमें कौन से ऑब्जेक्टिव चूज करने हैं। सॉरी, ये लर्निंग है, ये कस्टमर नहीं है यहाँ पे। एनीवे, ये लर्निंग है। तो इसमें क्या है कि हमें ये भी देखना है कि जब हम काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को हम नॉलेज बांटते हैं कि नहीं। तो एसएम जब अपनी रीजनल मीटिंग होता है उसमें कितने एसओ को ट्रेन करता है, राइट। हमारा एट्रिशन रेट क्या है, यानी कि कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लोग आ रहे हैं छोड़ के चले जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लिए तो हमारी प्रोसेसेस कैसे होंगी, हमारा काम कैसे होगा मार्केट में, तो बड़ा मुश्किल होगा। एंड कंज्यूमर नॉलेज शेयरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर मीट करते हैं, रिटेलर मीट करते हैं, तो किस प्रकार का नॉलेज हम कंपनीज का, अपना प्रोडक्ट का वहाँ शेयर कर रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, विजन उनसे बता रहे हैं कि आने वाले 1 साल में 2 साल में कंपनी और क्या करने वाली है। और ये सबसे मैंने देखा है जो है, मेरे को इसको ठीक ही करने दीजिए, ये जो है ये सबसे वीक पॉइंट होता है मैंने देखा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लर्निंग। क्योंकि अगर आप खुद भी लर्न नहीं कर रहे हो और अपने जो कलीग्स हैं या अपने रिपोर्टी हैं उनको भी स्किल एनहांस या नॉलेज नहीं दे पा रहे हो, तो मैं बता दूं कि आपकी टीम ना ज्यादा दिन, मतलब यार, ना तो आपको रिस्पेक्ट देने वाली है, ना तो कोई अच्छा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि और चैलेंजिंग टास्क रह ही नहीं गया है, जो हम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी टीम को हमेशा हिलाते रहिए, डुलाते रहिए, चैलेंज देते रहिए, ट्रेनिंग देते रहिए, ठीक है, ताकि वो एकदम शार्प रहे, राइट। अगर शार्प नहीं रहेगी तो वो फिर एक मोनोटोनस सी बन जाएगी और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ढीली पड़ जाएगी। तो ये दोस्तों 4 ऑब्जेक्टिव्स थे जिसपे हम जनरली गोल शीट बनती है और जिसपे अप्रेजल होते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि इन चारों जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इन पे फोकस कीजिए। हमेशा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ के उसको प्रमोट मत कीजिए, ये बैलेंस अप्रोच है। लोग बाग ये भी देखेंगे कि आपका इंटरनल प्रोसेसेस जो कंपनी इंप्लीमेंट करना चाहती है उसमें कितना सहयोग है। लोग ये भी देखेंगे कि भाई आप कस्टमर से कितना जुड़े हुए हो और कस्टमर की कंप्लेंट्स को कितना सीरियसली लेते हो। और ये भी देखा जाएगा
कि आप खुद में अपने आप को इच्छा है क्या आप में कि आप लर्न करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ने की इच्छा है। ये लोग आगे वही बढ़ते हैं जो लर्न करते हैं, नई टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं, नए स्किल को अडॉप्ट करते हैं, नया नॉलेज गेन करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की भी एक लिमिटेशन होती है, तो आपको कई बार ट्रेनिंग बाहर से भी लेनी पड़ती है, अपना पैसा भी आप खर्च सकते हैं, अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये ओवरऑल अप्रोच है। आई होप कि आपको समझ आएगा और आप इस पे अमल करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और मैं नया वीडियो लेके हाजिर हूँ जल्दी।